Hello students, in this video, I will show you how to prepare a cash budget. Dear students, you should ask yourself few questions like what is cash budget? Who prepares it? How does he prepare it? When is it prepared? And what does it show? Actually, cash budget shows estimated cash receipts and estimated cash payments for a budgeted period of time. It predicts the cash position in the future of the business entity. It shows business entities cash requirements in the future. जो कैश बजट होता है वो क्या दिखाता है कि कंपनी की कैश रिक्वायरमेंट फ्यूचर में कितनी होगी, कंपनी कितनी कैश रिसीव करेगी और वो कंपनी कितनी कैश पेमेंट करेगी, मतलब कैश में कितना पेमेंट करेगी, वो सब हमें कैश बजट में दिखाई देता है. कैश बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द चीफ अकाउंटेंट and it is prepared after having studied all the functional budgets by the chief accountant. मतलब जितने भी फंक्शनल बजट होते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स बजट है, परचेज बजट है, वो स्टडी करने के बाद ही कैश बजट बनाया जाता है. क्योंकि कैश बजट के अंदर जैसे मैंने आपको बोला कि हमें एस्टिमेटेड कैश रिसीट दिखानी है और एस्टिमेटेड कैश पेमेंट्स दिखाने हैं. तो कंपनी कहाँ से कैश कलेक्ट करती है? उस कैश सेल से कलेक्ट कर सकती है, उसके डेटर से कर सकती है, कंपनी लोन ले सकती है, या फिर कंपनी को डिविडेंड मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है कैश में. तो वो सारा का सारा कैश रिसिट्स में आएगा. और वो कंपनी को कब पता चलेगा? अब फॉर एग्जांपल सेल्स बजट देख लो. अब जब तक चीफ अकाउंटेंट सेल्स बजट को स्टडी नहीं करेगा तब तक उसे समझ में नहीं आएगा कि फ्यूचर में कंपनी कितनी कैश कलेक्ट करेगी ऑन कैश सेल्स और या फिर कितनी कैश कलेक्ट करेगी फ्रॉम कंपनीज डेटर. अगर चीफ अकाउंटेंट ने परचेज बजट को स्टडी नहीं किया तो उसे समझ में नहीं आएगा कि कंपनी फ्यूचर में कितना पेमेंट कर सकती है ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. इसका मतलब जब तक बाकी के फंक्शनल बजट्स तैयार नहीं हो जाते, मतलब बनते नहीं है, तब तक चीफ अकाउंटेंट कैश बजट नहीं तैयार कर सकता. इट मीन्स कैश बजट इनकॉर्पोरेट्स द इंफॉर्मेशन provided by the other functional budgets. For example, sales related information or cash sales information we get from sales budget. Cash paid for purchase of raw material, that information we get from purchase budget. तो सारे बजट स्टडी करने के बाद ही चीफ अकाउंटेंट कैश बजट बनाता है. यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा. और कैश बजट को फाइनेंशियल बजट भी बोलते हैं क्योंकि वो सारे फंक्शनल बजट बनाने के बाद ही प्रिपेयर किया जाता है. अब यहाँ पे फॉर्मेट देखो. For the preparation of cash budget, here I have chosen here the receipt payment method for the preparation of cash budget. अब receipt payment method में होता क्या है? सबसे पहले आपको दिखाना है ओपनिंग कैश बैलेंस. इसका मतलब कैश बजट की शुरुआत ओपनिंग कैश बैलेंस से होती है. उसके अंदर उसमें हमें ऐड करने हैं कैश रिसीट्स. मतलब जितने भी कैश कंपनी ने कलेक्ट की है, चाहे वो कैश सेल से कलेक्ट की गई हो, चाहे वो डेटर से कलेक्ट की गई हो, चाहे कंपनी ने कैश में इंटरेस्ट मिला है या फिर रेंट मिला है या फिर कंपनी ने लोन ली है, जहां से भी कंपनी को कैश मिली है वो सारी की सारी कैश हमें एड रिसिट्स के अंदर कंसिडर करनी है. फिर हमें एक्चुअल रिसिट्स मिलेगी. मतलब जितनी भी कैश मिली है अलग अलग सोर्सेज से उसके एडिशन करने के बाद हमें एक्चुअल रिसिट्स मिलेंगे. फिर एक्चुअल रिसिट्स और ओपनिंग कैश बैलेंस का एडिशन होगा और दोनों का एडिशन करने के बाद हमें मिलेंगे टोटल रिसिट्स. फिर टोटल रिसिट्स में से हमें पेमेंट्स को लेस करना है. मतलब कंपनी ने जिस जिस चीज पर पेमेंट किया है, मतलब कंपनी ने अगर पेमेंट किया होगा डेट क्रेडिटर को, या फिर कैश परचेस किया होगा, या फिर इंटरेस्ट पेड किया है, या फिर इनकम टैक्स हो, वेजेस हो, सैलरी हो, या फिर रेंट हो, या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम हो, जो भी कैश पे पेड किया गया है, that we will consider under the heading payments, provided everything is paid in cash. Let me tell you the most important feature of a cash budget. कैश बजट के अंदर हम एक्रूअल्स का मतलब क्या? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड और द एक्सपेंडिचर ड्यू बट नॉट पेड. मतलब इनकम अर्न किया है लेकिन रिसीव नहीं किया है. अगर कैश में रिसीव नहीं किया है तो कैश बजट में नहीं आएगा. अगर एक्सपेंसेस ड्यू है, एक्सपेंडिचर ड्यू है लेकिन पेड नहीं किया है तो वो भी पेमेंट के अंदर नहीं आएगा. तो हमें एक्रूअल्स को एक्सक्लूड करना है फ्रॉम कैश बजट. फिर टोटल पेमेंट्स को हमें टोटल रिसीट से माइनस करना है. फिर हमें मिलेगा क्लोजिंग कैश बैलेंस.
वो नेगेटिव भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इन द सेंस सरप्लस भी हो सकती है कैश, या फिर कैश डेफिसिट भी हो सकती है। तो सच ए सरप्लस कैश और डेफिसिट कैश हमें कैरी फॉरवर्ड करनी है इन द नेक्स्ट बजटेड पीरियड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक कैश बजट बना के दिखाता हूँ एज ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले we are told to prepare a cash budget for 3 months ending 31st March 2020. Now here see, in the books of Bharat Forge Limited Bengaluru, cash budget for the 3 months ending on 31st March 2020. हमें 3 महीनों का हमें कैश बजट बनाना है और हमारा कैश बजट एंड होने वाला है 31st मार्च को। अगर वो 31st मार्च को एंड हो रहा है तो इसका मतलब है उसकी बिगिनिंग होगी जनवरी से, मतलब हमें 1 जनवरी से 31st मार्च तक कैश बजट बनाना है। यहाँ पे देख लो क्रेडिट सेल, यहाँ पे हमारे पास परचेस की फिगर्स है, यहाँ पे वेजेस की फिगर्स है फ्रॉम नवंबर टू मार्च। अब क्रेडिट सेल से कंपनी को कैश मिलेगी आगे जाके, तो ये क्रेडिट सेल की इंफॉर्मेशन रिसिट्स के अंदर जाएगी और परचेसेस और वेजेस के कारण कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो ये परचेसेस की इंफॉर्मेशन और वेजेस की इंफॉर्मेशन जाएगी पेमेंट्स के अंदर। यहाँ पे देख लो आप, 40% of the credit sale will be realized in the month following the sales and the remaining 60% in the second month following. अब मैं आपको ये एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। तो पहला जो मंथ है प्रॉब्लम के अंदर, इट इज नवंबर, द सेकेंड इज दिसंबर, द थर्ड इज जनवरी, then February, then March. Now see, 40% of the credit sale. Now the value of credit sale in the month of November is 1 lakh rupees. तो नवंबर के अंदर जो क्रेडिट सेल हुआ है उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज। और प्रॉब्लम के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है, 40% of the credit sale will be realized in the month following the sales. In the month following the sales. अब सेल कौन से महीने में हुई है, नवंबर में हुई है। सो व्हाट इज द मंथ फॉलोइंग द सेल्स मंथ, सो दिसंबर इज द मंथ फॉलोइंग द सेल्स मंथ। तो दिसंबर के अंदर कितनी कैश कलेक्ट होगी, 40% कैश कलेक्ट होगी। कितनी कैश कलेक्ट होगी, 40% कैश कलेक्ट होगी। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि 40% 1 लाख की होती कितनी है, तो 40,000 होती है। यानी कि नवंबर का जो क्रेडिट सेल हुआ है 1 लाख रुपीज, तो कंपनी को दिसंबर में उस 1 लाख का 40,000 रुपीज मिलने वाला है। और यहाँ पे क्या दिया है, एंड द रिमेनिंग 60% इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग। अब द क्वेश्चन बनता है कि सेकेंड मंथ कौन सा है, जिस महीने में क्रेडिट सेल हुआ है उसका सेकेंड मंथ फॉलोइंग कौन सा है। तो सेल हुआ है नवंबर में, उसका सेकेंड मंथ फॉलोइंग मंथ है या दिसंबर फर्स्ट है और सेकेंड है जनवरी। इसका मतलब जनवरी में 60% पैसा मिलेगा कंपनी को ऑफ 1 लाख, दैट इज 60,000 रुपीज मिलेगा। इसका मतलब out of 1 lakh, company will receive 40,000, that is 40% of credit sale of November in the month December, because the month following the sale, and remaining 60% it will receive in the month January, because 60% in the second month following. तो यहाँ पे देख लो आप, तो 40% क्रेडिट सेल के लिए 1 मंथ की क्रेडिट है। देख लो आप, नवंबर से दिसंबर 1 महीने की क्रेडिट है और नवंबर से जनवरी 2 महीने की क्रेडिट है। सो 40% क्रेडिट सेल के लिए 1 मंथ क्रेडिट है और 60% क्रेडिट सेल के लिए 2 मंथ्स क्रेडिट है। तो यहाँ पे सवाल बनता है कि नवंबर का जो 1 लाख रुपए है उसका 40,000 दिसंबर में मिलेगा। अब ये दिसंबर का बजट हम बना ही नहीं रहे, यहाँ पे दिसंबर को हम कंसीडर ही कर नहीं रहे, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट है, 40,000 की इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट है। लेकिन जनवरी में कंपनी कलेक्ट करने वाली है 60,000 रुपीज और 2 मंथ्स क्रेडिट पे है, 60% क्रेडिट सेल 2 मंथ्स क्रेडिट, तो जनवरी में यहाँ पे मैं 60,000 रुपीज दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट टू 60% ऑफ क्रेडिट सेल 2 मंथ्स क्रेडिट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है वो दिसंबर है और दिसंबर में क्रेडिट सेल की गई है ऑफ 90,000 रुपीज। और जैसे ही हमें मालूम है कि 40% पैसा कंपनी को दिसंबर का जनवरी में मिलेगा और रिमेनिंग 60% पैसा फरवरी में मिलेगा, तो 40% ऑफ 90,000 होता कितना है, 36,000 होता है और बाकी का बचा हुआ 54,000 माने 60% है ऑफ 90,000। तो कंपनी सेल करने वाली है 90,000 का क्रेडिट सेल दिसंबर में और उसका 40,000 वो रिसीव करेगी जनवरी में और बाकी का 60% वो रिसीव करेगी फरवरी में। तो जनवरी में देख लो, अब यहाँ पे देख लो, अब जनवरी में आप कंपनी रिसीव करने वाली 36,000 रुपीज, 40% क्रेडिट सेल 1 मंथ क्रेडिट और 60% जो है 54,000 रुपीज वो कंपनी रिसीव करने वाली है इन द मंथ
February of the credit sale made in December. अब उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है वो है जनवरी, और जनवरी के अंदर जो क्रेडिट सेल है उसकी वैल्यू है 1,10,000। तो जो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम के अंदर है उसके अकॉर्डिंगली 1 मंथ क्रेडिट पर कंपनी को 40% पैसे मिलने वाले हैं, और 2 मंथ्स क्रेडिट पे पर कंपनी को 60% पैसे मिलने वाले। तो 40% मिलेगा फेब्रुवरी में ऑफ जनवरी, दैट इज 44,000, और मार्च में मिलेंगे 66,000 रुपीज। देखो यहाँ पे जनवरी का 40% फेब्रुवरी में मिलेगा, और जनवरी के क्रेडिट सेल के ऊपर जो 60% है वो मार्च में मिलेगा। अब यहाँ पे देख लो फेब्रुवरी में 40% मिलने वाला है, दैट इज 44,000 रुपीज ऑफ द क्रेडिट सेल मेड इन जनवरी बाय द कंपनी, और मार्च में मिलेगा 66,000, दैट इज 60% ऑफ द क्रेडिट सेल मेड इन जनवरी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है दैट इज फेब्रुवरी, और वहां पे 60,000 का क्रेडिट सेल हुआ है, 60,000 का क्रेडिट सेल होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल बनता है 60,000 का 40% तो मार्च में मिलेगा विच इज 24,000, और बाकी का 36,000 मिलेगा अप्रैल में। लेकिन यहाँ पे अपन जो बजट बना रहे हैं दैट इज अप टू मार्च, यानी कि अप्रैल की ये जो इन्फॉर्मेशन है इट इज इरिलेवेंट फॉर द प्रॉब्लम, एज फार एज कैश बजट प्रिपरेशन इज कंसर्न, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो खाली मार्च में 24,000 मिलेगा, यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ 24,000, 40% ऑफ द क्रेडिट सेल मेड इन फेब्रुवरी इट विल बी रिसीव्ड इन मार्च, दैट इज रुपीज 24,000। उसके बाद नाउ दिस एडजस्टमेंट इज ओवर। उसके बाद नेक्स्ट है द क्रेडिटर्स विल बी पेड इन द मंथ फॉलोइंग द परचेसेस। अब क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा, विल बी पेड इन द मंथ, कौन से महीने में होगा, फॉलोइंग द परचेसेस। इसका मतलब जिस महीने में परचेस किया है, नवंबर में अगर परचेस किया है तो नवंबर का पेमेंट होगा दिसंबर में। मतलब नवंबर में 80,000 रुपीज की क्रेडिट परचेस की गई, तो 80,000 का पेमेंट होगा दिसंबर में। दिसंबर का 70,000 का जो क्रेडिट परचेस हुआ है उसका पेमेंट होगा जनवरी में, जनवरी का पेमेंट होगा फेब्रुवरी में, और मार्च में पेमेंट होगा फेब्रुवरी के क्रेडिट परचेसेस पेड हो गए। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि जनवरी के अंदर कौन से महीने के क्रेडिटर्स पेड होंगे, मतलब कौन से महीने की क्रेडिटर्स अमाउंट पेड होगी। तो जनवरी के अंदर पेमेंट होगा दिसंबर का, और दिसंबर में कितनी क्रेडिट परचेस की गई है 70,000 की, तो 70,000 का पेमेंट होगा जनवरी में। देख लो यहाँ पे क्या दिया गया है, द क्रेडिटर्स विल बी पेड इन द मंथ फॉलोइंग द परचेसेस। इसका मतलब जिस मंथ में परचेस की गई है उसके अगले महीने में उसकी पेमेंट होगी, उसके बाद का जो मंथ है, इमीडिएट जो मंथ है उसमें पेमेंट होगी। यानी कि क्रेडिटर ने जो क्रेडिट पीरियड कंपनी को दिया है वो 1 महीने का है, मुझे 1 महीने के बाद कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा क्रेडिटर को। तो जनवरी में दिसंबर के क्रेडिटर्स पेड हो गए, उसके बाद फरवरी में जनवरी के क्रेडिटर पेड हो गए, मतलब कितने हैं वो 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज का पेमेंट होगा। उसी तरह से मार्च में फरवरी के क्रेडिटर्स पेड होंगे, तो फरवरी क्रेडिटर्स कितने 95,000, तो 95,000 का पेमेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे देख लो इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 5,000 विल बी पेड इन द मंथ ऑफ February 2020, तो 5,000 रुपए का इंटरेस्ट पेड करना है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, तो फेब्रुवरी में मैंने दिखा दिया। उसके बाद नेक्स्ट है इनकम टैक्स ऑफ रुपीज 15,000 विल हैव टू बी पेड इन द मंथ ऑफ मार्च, तो मार्च में 15,000 का इनकम टैक्स पेड करना है, तो यहाँ पे मैंने 15,000 दिखा दिया पेमेंट के अंदर। उसके बाद जो वेजेस है द वेजेस आर पेड इन द सेम मंथ, मतलब जनवरी के वेजेस जनवरी में ही पेड होंगे, फरवरी के वेजेस फरवरी में ही पेड होंगे, और मार्च के वेजेस मार्च में ही पेड होंगे। तो जनवरी के वेजेस कितने 4,500, तो वो उसका पेमेंट जनवरी में ही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फरवरी के वेजेस, दैट इज 5,500, इट विल बी पेड इन फरवरी ओनली, एंड मार्च वेजेस विल बी पेड इन मार्च ओनली। उसके बाद है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एज ऑन 1 जनवरी 2020 was रुपीज 20,000, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एट द बिगिनिंग ऑफ जनवरी इज 20,000। अब यहाँ पे देख लो हमें यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस है, सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल रिसीट्स और
टोटल पेमेंट्स का। तो एक्चुअल रिसीट्स यहाँ पे देख लो, कंपनी ने डेटर से कैश कलेक्ट किया है 40% और 60%, 1 मंथ क्रेडिट 2 मंथ क्रेडिट के हिसाब से। तो जनवरी में 96,000 कंपनी ने कलेक्ट किए, फरवरी में 98,000 कलेक्ट किए है और मार्च में 90,000 कलेक्ट किए। एक्चुअल रिसिट मतलब क्या, ये रिसिट के अंदर जितने भी सोर्सेस है जहाँ से भी कंपनी को कैश मिली है उनकी हमें एडिशन करनी है और उस एडिशन को हम एक्चुअल रिसिट्स बोलने वाले हैं। उसके बाद हमें मुझे कैलकुलेट करनी है अब उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा टोटल पेमेंट्स ऑफ ईच मंथ। तो जनवरी में देखो जो टोटल पेमेंट होगा दैट विल बी 74,500, मार्च में जो टोटल पेमेंट होगा दैट विल बी 1,10,500 और मार्च के फरवरी के टोटल पेमेंट्स हो गए 1,10,500 और मार्च के टोटल पेमेंट्स हो गए जो एस्टिमेटेड है दैट इज 1,17,000। अब यहाँ पे मुझे टोटल रिसिट्स कैलकुलेट करनी है जनवरी की, तो कैसे करूंगा, सिंपल है, खाली मुझे ओपनिंग जो कैश बैलेंस है दैट इज 20,000 उसकी मुझे एडिशन करनी पड़ेगी खाली एक्चुअल रिसिट्स के साथ। सो A + B इज इक्वल टू सी माने टोटल रिसिट्स, तो टोटल रिसिट्स है 1,16,000 रुपए। इसका मतलब ये कंपनी जनवरी के अंदर इस कंपनी को इन टोटल 1,16,000 रुपए की कैश मिलेगी और इसका जो पेमेंट होगा तो इसका एस्टिमेटेड पेमेंट होगा 74,500 इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको, खाली मुझे टोटल रिसीट से टोटल पेमेंट्स को माइनस करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस जो है वो है 41,500। अब आप समझ लो कि कैश बजट में होता क्या है। देखो यहाँ पे हमने जनवरी में कितनी कैश मिलने वाली है उसका एस्टिमेशन किया है, तो कितनी मिलने वाली है 96,000 और जो ओपनिंग बैलेंस है 20,000 उसको मिला के टोटल रिसीट्स कितनी होंगी 1,16,000 रुपए तक जनवरी मंथ में इस कंपनी की टोटल रिसीट होगी। और उसी महीने में इसका जो टोटल पेमेंट होगा एस्टिमेटेड टोटल पेमेंट वो होगा 74,500। इसका मतलब जनवरी महीने में इसकी जो कैश रिक्वायरमेंट है वो खाली 74,500 है, लेकिन इसके पास जो कैश होने वाली है वो 1,16,000 रुपए की होने वाली है। मतलब एडिक्वेट कैश कंपनी एंजॉय करेगी इन द मंथ ऑफ जनवरी, इसके पास अच्छी खासी कैश रहेगी इन द मंथ ऑफ जनवरी एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रॉब्लम। अब देख लो जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है एट द एंड ऑफ जनवरी वो फरवरी का ओपनिंग कैश बैलेंस होगा, वो फरवरी का ओपनिंग कैश बैलेंस होगा। अब यहाँ से फिर से मुझे टोटल रिसीट्स कैलकुलेट करनी है। आप समझ लो, आप एक्चुअल रिसीट्स और टोटल रिसीट्स में फर्क क्या होता है। एक्चुअल में कंपनी कितनी क्या कैश कलेक्ट करने वाली है इन द मंथ ऑफ फरवरी 98,000 ही कलेक्ट करने वाली है, लेकिन उसको फरवरी का क्लोजिंग बैलेंस भी मिलने वाला है दैट इज 41,500। तो तीनों को मिला के हमें टोटल रिसीट्स मिलेंगे। तो टोटल रिसीट्स कितनी है 1,39,500 जिसमें से पेमेंट होगा 1,10,500 का, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस भी मिलेगा हमें यहाँ पे। तो इसके लिए खाली टोटल रिसीट्स में से टोटल पेमेंट को माइनस करना पड़ेगा। सो 29,000 एक क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा। और ये जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है फरवरी का इट विल बी ओपनिंग कैश बैलेंस ऑफ द मंथ मार्च। अब यहाँ पे भी हमें टोटल रिसीट्स कैलकुलेट करनी है मार्च की। कैसे करेंगे, सिंपल है, एक्चुअल रिसीट्स के अंदर ओपनिंग कैश बैलेंस को ऐड कर लो, आपको मिल जाएगा टोटल रिसीट का बैलेंस दैट इज 1,90,000। उसमें से टोटल पेमेंट माइनस करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा 2,000 रुपीज। तो देख लो ये है कैश बजट। कैश बजट की शुरुआत होती है ओपनिंग कैश बैलेंस से, उसके अंदर हमें रिसीट्स को ऐड करना पड़ता है टू फाइंड आउट द टोटल रिसीट्स, और टोटल रिसीट्स से में से टोटल पेमेंट्स माइनस होंगे तो हमें क्लोजिंग कैश बैलेंस मिलेगा। और इस प्रॉब्लम के हिसाब से ये कंपनी एंजॉय करने वाली है सरप्लस कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ जनवरी आल्सो, फरवरी एंड मार्च। सो दिस, और यहाँ से हमें कैश पोजीशन भी दिखाई देती है कि हर एक मंथ के एंड में हमें कैश पोजीशन भी दिखाई दे रही है कि 41,500 की कैश मतलब कंपनी के पास रहेगी, या फिर 29,000 की कैश रहेगी एट द एंड ऑफ फरवरी, और एट द एंड ऑफ मार्च 2,000 की कैश रहने वाली है। और क्या कंपनी के कैश कितनी कैश लगने वाली है पेमेंट के लिए, तो 74,500 लगने वाली है जनवरी में, 1,10,500 लगने वाली है फरवरी के अंदर, और 1,17,000 कैश लगने वाली है मार्च के अंदर। और कंपनी को कितनी कैश मिलेगी जनवरी में, तो 96,000 कैश मिलेगी। 98,000 कैश मिलने वाली है फरवरी के अंदर और 90,000 कैश मिलने वाली है मार्च के अंदर। लेकिन कंपनी के पास टोटल कैश कितनी रहने वाली है, तो 1,16,000 रहने वाली जनवरी में।
1,39,500 रहने वाली है फरवरी के अंदर और 1,19,000 कैश रहने वाली है इन हैंड मार्च में, और माइनस करने के बाद इतना क्लोजिंग बैलेंस रहने वाला है. दिस प्रॉब्लम इज ओवर. थैंक यू.